दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही अच्छी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द माउस ब्राइड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ब्राइड का मतलब है दुल्हन और माउस मतलब चूहा। चूहा दुल्हन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल इसे ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long ago, on the banks of the river Ganga, there lived a saint। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत समय पहले। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, बैंक्स का मतलब किनारा, मतलब गंगा नदी के किनारों पर। देयर लिव्ड अ सेंट, एक सेंट मतलब एक संत रहा करते थे। सेंट का मतलब साधु या संत। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे पर एक साधु या कह सकते हैं एक संत रहते थे। वन मॉर्निंग व्हेन ही वॉज मेडिटेटिंग बाय द रिवर साइड, A hawk flew by। One morning when he was meditating। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। मेडिटेट का मतलब होता है कोई ध्यान साधना करना, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है मेडिटेटिंग। वन मॉर्निंग एक सुबह, वैन मतलब जब, ही वॉज मेडिटेटिंग मतलब जब वह ध्यान कर रहे थे, ध्यान साधना कर रहे थे। बाय द रिवर साइड नदी के एक तरफ। अ हॉक फ्लू बाय, हॉक मतलब होता है बाज, और ये सेकंड फॉर्म में फ्लाई किया। हॉक फ्लू बाय, एक बाज वहाँ से उड़कर गुजरा। When the hawk was just above the sage, its grip loosened and the mouse which it was holding fell on the lap of the saint। क्या अर्थ हुआ? when the hawk was just above the sage। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। अबव का मतलब है ऊपर। वैन मतलब जब। वैन द हॉक वॉज जस्ट अबव द सेज मतलब जब बाज ठीक मतलब ठीक संत के या कहते हैं साधु के ऊपर था। इट्स ग्रिप, इट्स मतलब उसकी, ग्रिप मतलब उसकी पकड़, जो उसकी पकड़ थी। लूजनड, लूज का मतलब ढीला हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। इट्स ग्रिप लूजनड मतलब कि उसकी पकड़ ढीली हो गई। एंड द माउस और चूहा, विच इट वॉज होल्डिंग जो उसने पकड़ा हुआ था, फेल वो गिर गया। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, फेल गिर गया। ऑन द लैप ऑफ द सेंट, लैप मतलब गोदी। ऑन द लैप ऑफ द सेंट मतलब कि संत के या कहते हैं साधु के गोद में, गोद पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि व्हेन द हॉक वॉज जस्ट अबव द सेज, इट्स ग्रिप लूजनड एंड द माउस विच इट वॉज होल्डिंग फेल ऑन द लैप ऑफ द सेंट मतलब जब बाज ठीक साधु के ऊपर था, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, और जो चूहा विच इट वॉज होल्डिंग जो उसने पकड़ा हुआ था, फेल ऑन द लैप ऑफ द सेंट वो साधु की गोद में गिर गया।
आगे देखिए, द सेज फेल्ट पिटी ऑन द माउस। दोस्तों PITY पिटी नाउन है जिसका मतलब होता है दया, तरस खाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है फील पिटी, मतलब दया आना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट पिटी। द सेज फेल्ट पिटी ऑन द माउस, क्या अर्थ हुआ कि संत को या कह सकते हैं साधु को चूहे पर दया आ गई। ही पिक्ड इट अप, पिक मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म पिक्ड, ही पिक्ड इट अप, उन्होंने उसको उठाया, एंड रिसाइटेड अ वर्स, और दोस्तों रिसाइट का मतलब किसी चीज़ को पढ़ना, तो क्या अर्थ हुआ कि ही पिक्ड इट अप, उन्होंने उसको उठाया, एंड रिसाइटेड अ वर्स, और उन्होंने एक श्लोक पढ़ा। द माउस इमीडिएटली टर्न्ड इनटू अ बेबी गर्ल, टर्न का मतलब बदल जाना, और इमीडिएटली मतलब तुरंत, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द माउस इमीडिएटली टर्न्ड इनटू अ बेबी गर्ल, मतलब जो चूहा था वो तुरंत एक बालिका के रूप में बदल गया। बेबी गर्ल मतलब बालिका, बच्ची, वो एक बच्ची के रूप में कह सकते हैं, बालिका के रूप में एक बालिका में बदल गया। द सेज देन टुक द बेबी गर्ल टू हिज वाइफ एंड सेड, डियर वी हैव नो चाइल्ड। द सेज देन टुक द बेबी गर्ल, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब लेना, ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक। द सेज देन टुक द बेबी गर्ल टू हिज वाइफ, मतलब फिर साधु उस बालिका को अपनी पत्नी के पास ले गए, एंड सैड, और कहा, डियर मतलब कि प्रिय, वी हैव नो चाइल्ड, हमारा कोई बच्चा नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ, यू ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ चाइल्ड, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड, तो क्या अर्थ हुआ, आई नो मैं जानता हूँ, यू ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ चाइल्ड, मतलब तुम हमेशा चाहती थी कि टू हैव ए चाइल्ड, एक बच्चा चाहती थी, तुम हमेशा चाहती थी कि एक बच्चा हो। टेक दिस बेबी, इस बच्चे को, टेक दिस बेबी गर्ल, इस बालिका को ले लो। फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब था अब से लेकर या अब से। शी इज़ आवर डॉटर, ये हमारी बेटी है। तो उन्होंने क्या कहा कि टेक दिस बेबी गर्ल, इस बालिका को ले लो, और टेक मतलब लेना। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, शी इज़ आवर डॉटर, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है जहाँ पर इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। शी इज़ आर मतलब हमारी, शी इज़ आवर डॉटर, ये हमारी। फ्रॉम नाउ ऑन शी इज़ आवर डॉटर, अब से ये हमारी बेटी है। द वाइफ फेल्ट वेरी प्लीज्ड टू हैव द बेबी गर्ल, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द वाइफ फेल्ट वेरी प्लीज, प्लीज मतलब खुश होना, और ये एडजेक्टिव है प्लीज। पत्नी, द वाइफ फेल्ट वेरी प्लीज टू हैव द बेबी गर्ल, मतलब पत्नी एक बालिका को पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। शी टुक द गर्ल ऑन हर लैप एंड किस्ड हर, टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक। शी टुक द गर्ल ऑन हर लैप, उन्होंने लड़की को अपनी गोद में ले लिया, लैप मतलब गोद, उन्होंने लड़की को अपनी गोद में ले लिया। एंड किस्ड हर, और उसको चूमा। देन शी डिवोटेड ऑल हर लव एंड केयर इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। और दोस्तों डिवोट का मतलब होता है किसी कोई चीज़ समर्पित कर देना, देना। तो क्या अर्थ हुआ, देन शी डिवोटेड ऑल हर लव एंड केयर इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, और अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालना, किसी को पालना, पालन पोषण करना। तो क्या अर्थ हुआ, फिर उन्होंने बच्चे के पालन पोषण में, बच्चे को पालने में अपना सारा जो उनका केयर था, जो उनका ध्यान, देखभाल थी, जो उनका प्यार था, वो उन्होंने उस पर समर्पित कर दिया, उसको पालने में। मैनी ईयर्स पास्ट बाय, पास्ट बाय मतलब होता है गुजरना, मैनी ईयर्स पास्ट बाय, कई साल गुजर गए। द बेबी गर्ल हैड नाउ ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल मैडन,
और दोस्तों यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। तो क्या अर्थ हुआ, द बेबी गर्ल हैड नाउ ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल मैडन, मतलब जो बेबी गर्ल थी, जो बालिका थी, हैड नाउ ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल मैडन, वो अब एक सुंदर कन्या बन चुकी थी। द सेंट एंड हिज वाइफ, मतलब कि साधु या कह सकते हैं संत और उनकी पत्नी, स्टार्टेड सर्चिंग, ढूंढने लगे, फॉर अ सूटेबल ग्रूम, एक उपयुक्त ग्रूम मतलब दूल्हा ढूंढने लगे, फॉर देयर डॉटर, देयर मतलब उनकी अपनी बेटी के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द सेंट एंड हिज वाइफ स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सूटेबल ग्रूम फॉर देयर डॉटर, मतलब क्या हुआ कि संत और उनकी पत्नी अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढने लगे, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। द सेज परफॉर्म्ड अ पूजा बाय विच ही इन्वोक्ड द सन गॉड। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। परफॉर्म का मतलब कुछ करना, सेकंड परफॉर्म्ड। द सेज परफॉर्म्ड अ पूजा, साधु ने एक पूजा की, बाय विच जिसके द्वारा, ही इन्वोक्ड द सन गॉड, उन्होंने सूर्य देवता को का आह्वान किया। इन्वोक मतलब आह्वान करना और ये सेकंड फॉर्म है। When the sun god appeared, और दोस्तों अपीयर का मतलब होता है नज़र आना, दिखना, प्रकट होना, और ये सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। When the sun god appeared मतलब जब सूर्य देवता प्रकट हुए। The sage asked his daughter, साधु ने अपनी बेटी को कहा, डियर प्रिय, दिस इज़ द सन गॉड, ये सूर्य देवता है, डू यू वॉन्ट टू मैरी हिम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू या डस का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उन्होंने पूछा, डू यू वॉन्ट टू मैरी हिम, क्या तुम इनसे विवाह करना या कह सकते हैं क्या तुम इनसे शादी करना चाहती हो। नो फादर, नहीं पिताजी, रिप्लाइड द डॉटर, बेटी ने जवाब दिया। ही इज़ टू हॉट, ये बहुत गर्म है। आई कांट बेयर हिम, बेयर का मतलब होता है किसी को सहन करना, बर्दाश्त करना। तो क्या अर्थ हुआ, आई कांट बेयर हिम, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। देन द सेज इन्वोक्ड द रेन गॉड, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। देन द सेज इन्वोक्ड द रेन गॉड, फिर साधु ने वर्षा के जो देवता हैं उनका आह्वान किया। हिज डॉटर रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम एज वेल, और रिफ्यूज़ का मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। हिज डॉटर मतलब कि उनकी बेटी ने रिफ्यूज़ टू मैरी हिम, उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया। एज वेल मतलब उनसे भी विवाह करने से इनकार कर दिया, बिकॉज क्योंकि ही लुक्ड टू डार्क एंड कोल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडे और काले दिखते थे। डार्क मतलब काला। द रेन गॉड देन एडवाइज द सेज टू इन्वोक द विंड गॉड, और एडवाइस का मतलब सलाह देना। उसके बाद जो वर्षा के बारिश के जो देवता थे, देन एडवाइज द सेज, फिर उन्होंने साधु को सलाह दी, टू इन्वोक द विंड गॉड, फिर उन्होंने साधु को वायु देवता को का आह्वान करने की सलाह दी। विंड गॉड मतलब कि वायु के देवता। एज ही वॉज वेरी पावरफुल, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। एंड कुड कैरी अवे एनीथिंग, और वो किसी भी चीज़ को ले जा सकते हैं। कैरी का मतलब ले जाना। व्हेन द विंड गॉड केम, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। व्हेन द विंड गॉड केम, और जब वायु देवता आए। सीइंग हिम, उनको देखकर। द डॉटर सैड, बेटी ने कहा। फादर, पिताजी। आई डोंट वॉन्ट टू मैरी हिम, मैं इनसे विवाह नहीं करना चाहती हूँ। ही इज़ ऑलवेज मूविंग, ये हमेशा मतलब कि घूमते रहे। मूव का मतलब किसी चीज़ का हिलना, चलते रहना, ये हमेशा चलते रहते हैं। ही कैन नॉट बी स्टिल, और दोस्तों STIL स्टिल का मतलब होता है स्थिर, और ये एडजेक्टिव है। ही कैन नॉट बी स्टिल, ये स्थिर नहीं हो सकते। प्लीज़ सर्च फॉर एनीवन एल्स, कृपया किसी और को तलाशिए। द विंड गॉड सैड, जो वायु देवता थे उन्होंने कहा। गो टू द माउंटेन मतलब कि पहाड़ों पर जाओ। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत
ताकतवर है, ही कैन स्टॉप इवन मी, वह मुझे भी रोक सकता है। योर डॉटर विल सर्टेनली लाइक हिम, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, योर डॉटर विल सर्टेनली लाइक हिम, आपकी बेटी उन्हें ज़रूर पसंद करेगी, निश्चित रूप से पसंद करेगी। चलिए आगे देखिए। When both of them went to the mountain, the daughter said, "Father, I don't want to marry him either." क्या अर्थ हुआ when both of them, मतलब कि क्या हुआ कि जब वे दोनों went to the mountain, पहाड़ पर गए, the daughter said, बेटी ने कहा, father पिताजी, I don't want to marry him either। और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो बेटी ने क्या कहा कि पिताजी आई डोंट वांट टू मैरी हिम आइदर, मतलब कि मैं इनसे भी विवाह नहीं करना चाहती। ही इज़ टू हार्ड, ये बहुत सख्त हैं, एंड टफ टू टच, और छूने में बहुत ज़्यादा टफ हैं, स्पर्श करने में बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। द सेज आस्क्ड द माउंटेन्स, सर इज़ देयर एनी वन हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन यू। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। साधु ने माउंटेन से पूछा, सर श्रीमान, इज़ देयर एनी वन, क्या कोई है, हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन यू। और दोस्तों यहाँ पर हु का यूज़ किया गया एक इंट्रोगेटिव वर्ड के तौर पर, और जो स्ट्रॉन्गर है वो स्ट्रॉन्ग की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। जब दो व्यक्तियों की या दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो सेकंड सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने, साधु ने माउंटेन से पूछा, पर्वत से पूछा, सर श्रीमान, इज़ देयर एनीवन, क्या कोई है, हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन यू, जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। आगे देखिए। यस, हाँ, रिप्लाइड द माउंटेन, पर्वत ने जवाब दिया, पहाड़ ने जवाब दिया। गो टू द माउस, चूहे के पास जाओ। ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। ही कैन डिग अ होल इवन इनटू माई हार्ड बॉडी। और दोस्तों डिग मतलब होता है खोदना, और होल मतलब छेद। ही कैन डिग अ होल मतलब वह, ही कैन डिग अ होल इवन इनटू माई हार्ड बॉडी मतलब वह मेरे भी सख्त शरीर में एक छेद कर सकता है, एक छेद खोद सकता है। देन द सेज समन द माउस, और समन का मतलब किसी को बुलवाना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। फिर साधु ने चूहे को बुलवाया। सीइंग द माउस, चूहे को देखकर, द सेजेस डॉटर ब्लश्ड एंड सैड। और दोस्तों सेज के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, सीइंग द माउस, चूहे को देखकर, द सेजेस डॉटर ब्लश्ड, ब्लश मतलब शर्मा जाना, और ये सेकंड फॉर्म है ब्लश्ड। साधु के क्या अर्थ हुआ कि चूहे को देखकर साधु की बेटी शर्मा गई और कहा, फादर पिताजी, आई वॉन्ट टू मैरी दिस माउस, मैं इस चूहे से शादी करना चाहती हूँ। बट फॉर दैट, लेकिन उसके लिए, यू विल हैव टू टर्न मी इनटू अ माउस, उसके लिए, बट फॉर दैट, लेकिन उसके लिए, यू विल हैव टू टर्न मी इनटू अ माउस, आपको मुझे एक चूहे में बदलना होगा। आगे देखिए। द सेंट स्माइल्ड, जो साधु थे, संत थे, वो मुस्कुराए। एंड चेंज द गर्ल इनटू अ माउस, और उन्होंने लड़की को एक चूहे में बदल दिया। दस, इस प्रकार से, द माउस गर्ल, जो माउस गर्ल थी, चूहा लड़की, बिकेम अ माउस ब्राइड, वो एक चूहा दुल्हन बन गई। चलिए दोस्तों कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। क्या इसका मॉरल है, द एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस, मतलब जो किसी व्यक्ति की जो एक एक्चुअल वास्तविक आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है किसी भी व्यक्ति की, नेवर चेंजेस, वो कभी भी नहीं बदलती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।